Hello guys, I hope you all are doing good. So now we are going to learn the chapter 4 of your environment NIOS का जो है NIOS क्लास 12th का ये चैप्टर 4 रहने वाला है चैप्टर 4। ठीक है। यहाँ पर हम काफी सारी चीजें जानने वाले हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी के बारे में जानने वाले हैं, इकोसिस्टम वगैरह बहुत सारी चीजें जानेंगे। ठीक है। तो ये काफी सिग्निफिकेंट चैप्टर रहने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पर हमें जानने के लिए मिलेंगी काफी सारी चीजें, लाइक इकोलॉजी के बारे में जानेंगे, रिलेशनशिप के बारे में जानेंगे, जो ऑर्गेनिजम्स के बीच में उनके हैबिटाट और निच के बारे में रहती है। ठीक है। और हम काफी सारे लेवल्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि इकोसिस्टम में काफी सारे लेवल्स होते हैं। ठीक है। हैबिटाट और निच के बारे में जानेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज एंड एक्सप्लेन द बेसिक आइडिया ऑफ अडेप्टेशन, एवोल्यूशन एंड एक्सटेंशन के बारे में जानेंगे। फिर पॉपुलेशन के बारे में जानेंगे हम। फिर हम जो डेंसिटी, उसकी साइज, ग्रोथ और डिस्पर्सन के बारे में जानेंगे। फिर डेमोग्राफिक फैक्टर के बारे में जानेंगे। फिर हम कम्युनिटी की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है, तो आई वांट यू पीपल टू वॉच इट टिल देन। ठीक है। क्योंकि काफी सारी जो जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। नाउ कम्स दी सेकेंड पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन। यहाँ पर देखिए, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है एटलीस्ट, ये इसमें आपको पैसे वगैरह तो कोई देने नहीं होते हैं ना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने क्या नाम है कहीं भी आप शेयर कर सकते हैं, ग्रुप में किसी में भी। और फिर उसके बाद आपको XYZ जो भी आप चाहते हैं कमेंट कर दीजिए, सो दैट की वीडियो को इससे जो है ना थोड़ा सा रीच मिलती है। ठीक है। XYZ ABCD जो भी आप कमेंट करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है। एंड आपके क्वेश्चंस अगर वगैरह होते हैं तो उन्हें भी आप पूछ सकते हैं। अब देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप मेरी थोड़ी सी मदद करना चाहते हैं एंड यू वांट टू कंट्रीब्यूट अ लिटिल बिट, तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। यहाँ पर आपको काफी सारे बेनिफिट्स वगैरह भी मिलेंगे, विच यू कैन सी बाय क्लिकिंग ऑन द बटन ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, बाय क्लिकिंग ऑन ज्वाइनिंग बटन। ठीक है। तो ये चीज भी आप कर सकते हैं। तो चलिए अब चालू करते हैं वीडियो को बिना समय गवाए। आई वेलकम यू ऑल टू द चैनल। आई एम योर फ्रेंड अरुण शामू। नाउ हम बात करते हैं हमारे चैप्टर की। देखिए, तो इसमें क्या लिखा है, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी। प्रिंसिपल्स का मतलब क्या, तो सिद्धांत। ठीक है, जो भी हमें हमने पढ़ने हैं आगे आने वाले चैप्टर्स में। अब पिछले वाले चैप्टर में हमने पढ़ लिया था जो हमारे अर्थ का इवोल्यूशन कैसे हुआ था, ओरिजिन कैसे हुआ था हमारा, ये सारी चीजें हमने जो है ना पढ़ ली हैं। अब ये हमारा जो है ना मॉड्यूल सेकंड स्टार्ट हो रहा है और पहला चैप्टर है इसका। इसमें हम इकोलॉजी के प्रिंसिपल जानने वाले हैं। नाउ यू शुड हैव दिस इंफॉर्मेशन इन योर माइंड कि आखिर इकोलॉजी बोलते किसे हैं। सिंपल सी बात है, इको मतलब घर और लॉजी मतलब घर की स्टडी। अब घर में जो है काफी सारी चीज आती हैं, इकोसिस्टम भी आता है, एनवायरनमेंट भी आता है, वहां पर लोग कैसे रहते हैं, उनके हैबिटाट, उनके नेचर वगैरह सभी सारी प्रकार की चीज आती हैं। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो इकोलॉजी का मतलब होता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर एंड विद योर एनवायरनमेंट। ठीक है। तो ये कुछ इसकी डेफिनेशन है, और ये डेफिनेशन यू हैव टू राइट, रिमेंबर इट। ठीक है, आपसे पूछी जा सकती है डेफिनेशन, आपसे पूछी जा सकती है इन योर एग्जाम। सो दिस इज वेरी पर्टिकुलर, दिस इज थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है। अब ये जो टर्म है इकोलॉजी, इट वाज कॉइन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द जर्मन बायोलॉजिस्ट, विच उसका नाम था अर्नेस्ट हैकेल। इसको 1869 में इसको कॉइन करा गया था, यानी प्रोपाउंड करा गया था और दिया गया था नाम। ठीक है। इसमें ओकियोस जिसका मतलब होता है मीनिंग होम। ठीक है, हैबिटाट इको। ठीक है। और लोगस मतलब इकोलॉजी, लॉजी मतलब मीनिंग स्टडी, इसका मतलब स्टडी होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे एनवायरनमेंट में देखिए काफी प्रकार के जो जीव पाए जाते हैं, एबायोटिक भी होते हैं, बायोटिक भी होते हैं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स, तो मैंने आपको पिछले चैप्टर में ये सारी चीजें बता दी हैं। ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग में। ठीक है, जो मतलब एक तरीके से रेस्पिरेटरी जो प्रोसेस होती है उसको कर सकते हैं। ठीक है। अब हम इकोलॉजी की जो ऑर्गेनाइजेशन है, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देखिए ये जो चैप्टर रहेगा दो भागों में बटा रहेगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को आसानी हो, तो आप लोगों को आसानी तो चैनल को सब्सक्राइब करने में भी हो जाएगी। ठीक है, तो कर दीजिए सब्सक्राइब। ठीक है। इस ये चैनल, ये जो चैप्टर है दो भागों में रहेगा, सो दैट कि यू पीपल विल बी एबल टू फाइंड इट वेरी यूजफुल। ठीक है, इन easiest वे। ठीक है, आपको भी बोरिंग सा ना हो, तो इसलिए आई हैव डिवाइडेड दिस पर्टिकुलर चैप्टर इन टू पार्ट्स। ठीक है। अब देखिए, लेवल्स हम जानते हैं। लेवल्स देखिए हर किसी में लेवल होते हैं, चाहे फिर आप किसी की एक ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए, वहां पर भी एक हायरार्की होती है। ठीक है। व्हेन यू आर सिलेक्टेड इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एट एन
एजेंट लेवल, ठीक है, एजेंट लेवल। तो भाई साहब वहां से भी आपको ऊपर जाने में काफी सारी चीजें आपका दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, और काफी सारे लेवल्स होते हैं। उसके ऊपर आपके जो सीनियर होते हैं, फिर उसके बाद सुपर सीनियर होते हैं, फिर ग्रैंड सीनियर होते हैं, लाइक मैनेजर वगैरह, टीएल वगैरह जो होते हैं। तो दीज ऑल द थिंग्स आर देयर, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो है, इनमें भी क्या होती है, क्या होती है, एक तरीके से यहाँ पर लेवल्स होते हैं, और इन्हीं लेवल्स के बारे में हम जानने वाले हैं, ठीक है। इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में देखिए, इकोलॉजी है वो डील करती है इस द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। ये तो हमने जान लिया, डेफिनेशन है। लेकिन लेकिन यहाँ पर हम पॉपुलेशन की स्टडी भी करते हैं, कम्युनिटीज की भी, इकोसिस्टम की भी, बायोम्स की भी, एंड बायोस्फीयर की भी। अब ये बायोस्फीयर और बायोम्स क्या होते हैं? बायोम्स यानी पाए जाने वाले जीव जंतु, और जितने भी हमारे हमारे पास जो है पेड़ पौधे वगैरह होते हैं, ये बायोम्स ही हैं, ठीक है। बायोस्फीयर की बात करें तो आपने ये वाला चित्र तो देखा होगा, मैं हमेशा आपको पढ़ाता रहता हूँ, ठीक है। ये लिथोस्फीयर है, ये हाइड्रोस्फीयर है, ये एटमोस्फीयर है, और ये है बायोस्फीयर, ठीक है। जहां पर ये सारी कन्वर्स होती हैं, और यहाँ पर जो है लोग बाग या जीव जंतु वगैरह रहते हैं, ठीक है। सो ये चीजें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, ठीक है। अ लार्ज कम्युनिटी यूनिट कैरेक्टराइज्ड बाय, एक मिनट ना, लेट मी increase the size of this marker now. A large community unit characterized by a major vegetation type and association fauna. Fauna क्या है? Fauna क्या है? एक तो होता है फ्लोरा एंड फाउना। फ्लोरा मतलब फ्लावर से रिलेटेड प्लांट्स, ठीक है। फाउना मतलब एनिमल से रिलेटेड, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, फाउना में इसलिए मतलब ये एनिमल से रिलेटेड बात कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो देखिए, फाउना फाउंड इन स्पेसिफिक क्लाइमेटिक रीजन इज अ बायोम, ठीक है। बायोम उसको बोला जाता है। बायोम्स रेफर बेसिकली टू द टेरेस्ट्रियल एरियाज, द एक्वेटिक इकोसिस्टम लाइक सीज, रिवर्स एटसेट्रा आर आल्सो डिवाइडेड इनटू डिस्टिंक्ट लाइफ जोन्स ऑन द बेसिस ऑफ सैलिनिटी। ये तो मैंने आपको बताया हुआ है कि सबकी अपनी अलग अलग एक हैबिटेट जोन होती है, एक निच होती है जहां पर वो रहते हैं, ठीक है। कोई जो समुद्र है, मान लीजिए ये समुद्र है, ठीक है, कोई छिछले पानी में रहना चाहता है, शैलो वाटर जिसको हम बोलते हैं। कोई डीप वाटर में रहना चाहता है, लाइक जो वेल्स होती हैं, ठीक है। वेल्स होती हैं वो डीप वाटर में, डीप ओशंस में रहती हैं। तो सबकी एक अलग अलग लेवल होते हैं, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गई ना, समझ में आई आपको बात, ठीक है। बायोम्स ही वही है जो जहां पर हमें वेजिटेशन टाइप, मेजर वेजिटेशन टाइप देखने के लिए मिलते हैं, जो कि फाउना के साथ एसोसिएटेड रहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा अमेजोन फॉरेस्ट जो है, अमेजोन फॉरेस्ट है, उनको हार्ट ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वहीं 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 से कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा ऑक्सीजन वगैरह रिलीज होती है, अमेजोन फॉरेस्ट है, ठीक है। और एक तरीके से वहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि आ, यहाँ पर अमेजोन फॉरेस्ट में काफी प्रकार के फाउना भी पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं जो वेजिटेशन टाइप यहाँ पर पाया जाता है ना, उससे एसोसिएटेड होते हैं, लिंक्ड होते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए कोई कोई तो जानवर ऐसे हैं जो अपने, जो एक तरीके से प्रे बनते हैं प्रेडेटर के सामने, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं एक तरीके से शाकाहारी है, शुद्ध शाकाहारी, नॉन वेजिटेरियन है, सॉरी वेजिटेरियन है, जो कहीं ना कहीं जो फल वगैरह ही खाते हैं। तो एक तरीके से उनको तो पेड़ पौधे की ज्यादा जरूरत है ना, तो इसलिए सब एक साथ से एसोसिएटेड रहते हैं, ठीक है। मैं अगर स्पेसिफिकली बात करूँ ना, तो आपने बड़े बड़े पेड़ देखे होंगे। जब डायनासोर्स हुआ करते थे तो उनकी जो गर्दन थी वो बहुत ऊंची हुआ करती थी। तो वहां पर वो बड़े पेड़ काम आएंगे, वो नीचे तो झुककर खा नहीं सकते ना, तो उनके लिए वो बड़े पेड़ वहां पर काम आते थे, ठीक है। तो यहाँ पर यही लिखा है कि लार्ज कम्युनिटी यूनिट कैरेक्टराइज्ड बाय मेजर वेजिटेशन टाइप एंड एसोसिएटेड फाउना, ठीक है। मेजर वेजिटेशन टाइप हमें देखने के लिए मिलते हैं, अलग अलग टाइप के वेजिटेशन, ताकि वहां के जो लोग जीव जंतु है ना, वो उस चीज को आसानी से ले सके, ठीक है। चले आगे। अब मान लीजिए ये हिरन वगैरह आप यहाँ पर देख रहे हैं, डिगर वगैरह यहाँ पर देख रखे हैं, अगर अगर इनके लिए जो खाना है वो 100 मीटर, 100 150 फीट की ऊंचाई पर होगा, तो वो कैसे खा पाएंगे अगर पेड़ पौधे नीचे नहीं होंगे? तो ठीक है, सबका अपना अपना एक अलग अलग लेवल होता है, ठीक है। अब ये सारी चीज आपकी बुक में लिखी है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्टली तो आपको समझा ही नहीं गया है, सिंपल सी बातें हैं, इनडायरेक्ट वर्ड्स में दे रखा होता है, दैट इज व्हाई आई एम जस्ट टीचिंग यू ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। अब स्टडी ऑफ द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल फीचर्स ऑफ अ पर्टिकुलर बायोम, ठीक है, पहला होता है, और यही होता है पहला, कि हम सबसे पहले
उसके जो फिजिकल और बायोलॉजिकल फीचर्स में देखते हैं कौन कौन आ रहा है इसमें, ठीक है, कौन कौन यहाँ पर इंटीग्रेट हो रहा है। फिर हम उसके जो है स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्टिंग द अर्थ लाइक ग्लोबल कैलामिटिक जोन्स एंड ओजोन होल। हम फिर बात करते हैं कि भाई साहब अगर यहाँ पर ये सारी चीजें हो रही हैं तो यहाँ पर ह्यूमंस का क्या है, ह्यूमन ने कहाँ कहाँ तक क्या क्या इम्पैक्ट करा है, ठीक है। लाइक ह्यूमंस ने जो है एक तरीके से जब व्हेन देयर वाज नथिंग, सो ह्यूमंस ने क्या करा था कि 1750 में फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आईआर चालू हुआ था, ठीक है। इट वाज स्टार्टेड इन द कंट्री कॉल्ड ब्रिटेन, ठीक है। तो यहाँ से वो स्टार्ट हुआ था एंड देन आफ्टर इट स्टार्टेड स्प्रेडिंग और इट वाज गेटिंग स्प्रेड, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जो कंट्रीज थी वो इसके चपेट मारे, देन वो भी कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को क्या कर रहे थे, एक्सपीरियंस कर रहे थे। नई नई टेक्नोलॉजीज का इन्वेंशन हो रहा था, ठीक है। अब देखिए आप पढ़ते हैं मेरे साथ, मैं पढ़ाता हूँ आपको, देन यू शुड हैव मल्टीपल इंफॉर्मेशन एज वेल। देखिए कभी कभी मैं सीरियस होकर पढ़ाता हूँ, कभी कभी मैं मजे लेता हूँ, ठीक है। तो एक कोट है, द नीड इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। ये बहुत ही शानदार कोट लगती है मुझे, बहुत ही शानदार कोट लगती है, ठीक है। यू मस्ट हैव दिस थिंग इन योर माइंड ऑलवेज कि आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि नीड इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस, ठीक है। आवश्यकता ही आविष्कारों की चाबी है, ठीक है। आवश्यकता ही आविष्कारों की चाबी है। जब तक हमें आवश्यकता नहीं होगी तब तक कैसे होगा। मैं ट्रिरी की बात करूँ, ट्रिरी द छपरी वर्ड बोलते हैं इसे, छपरी, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई डू वी कॉल दिस थ्री व्हील ई रिक्शा एज अ ट्री, ठीक है। तो ये जो ट्री है ये इन्वेंशन हुआ क्योंकि पीपल वर पुलिंग काइंड ऑफ रिक्शा, वो भी तीन पहिए का हुआ करता था, वो उसको पुल करा करते थे एंड इट वाज रिक्वायरिंग a lot of hard work, ठीक है। Due to not having so much strength in the people, they were not able to pull it. So जो बूढ़े बूढ़े लोग होते थे वो नहीं कर पाते थे। Now someone just thought about it and invented ट्री, ठीक है। जो ई रिक्शा है वंदे भारत करके कुछ है, ठीक है, और मयूरी भी लिखा रहता है उसके पीछे। तो उसको इन्वेंट करा गया। अब देखा उसने बंदे ने जिसने इन्वेंट करे हैं कि भाई साहब ये सारी चीजें भी हो रही हैं, लोग ग्रसित हो रहे हैं इन सारी चीजों, स्ट्रगल कर रहे हैं जो चला रहे हैं, तो मुझे कुछ अच्छा करना चाहिए। देन ही इन्वेंटेड द ट्री ठीक है। तो उसके बाद हमने देखा ना कि नीड इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। तो ऐसे ही सारी चीजें हुई हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर स्टडी ऑफ द लेवल हम कैसे स्टडी करेंगे, पहले हम ऑर्गेनिज्म के बारे में जानेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उस ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन बनती है, उस पॉपुलेशन में काफी सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आ जाते हैं, फिर एक कम्युनिटी बनती है, ठीक है। यानी काफी सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के वो आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि उसके बच्चे, पूरा खानदान वगैरह, ठीक है, या उसके एसोसिएट्स में, जैसे कि हमारी जो पॉपुलेशन है, हम ह्यूमंस है, तो हमारी भी काफी सारी जो है एक तरीके से हमारी एक पर्टिकुलर स्पीसीज है जिसे हम होमो सेपियंस बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो अलग अलग कम्युनिटीज हैं वो साथ में आती हैं, जैसे कि मान लीजिए एक कम्युनिटी है XYZ, वो एक जगह पर रह रही थी। लाइक मान लीजिए बंजारा कम्युनिटी है जो कहीं ना कहीं एक तरीके से उत्तराखंड में रह रही थी, वो वहां पर साथ में रह रहे थे, उनकी पॉपुलेशन अलग थी, मगर फिर वो जो नॉर्थ, जो साउथ इंडियन के साथ मिले या फिर ईस्टर्न जो कम्युनिटी उनके साथ मिले, तो वो अलग अलग उनकी एक कम्युनिटी बन गई कि हाँ ये अलग कम्युनिटी है, ये अलग कम्युनिटी, ये अलग कम्युनिटी, तो ये यहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है। पहले ये पॉपुलेशन कहलाई, फिर उसके बाद कम्युनिटी बन गई अलग अलग लोगों की, ठीक है। फिर उन्होंने एक इकोसिस्टम बना लिया, ठीक है, कि वो जो है ना भाई साहब एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट में रह पाएंगे, कि वो पहाड़ी इलाकों में रह पाएंगे। दे आर नॉट प्रेफर टू लिव इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है, इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। वो प्लेन एरिया में नहीं रह सकते, दे रिक्वायर सम लैंड जिसमें कहीं ना कहीं घासें वगैरह उग रहे हैं, सो दैट कि उनका जो पशु हैं वो उसको खा सकें। तो एक तरीके से इकोसिस्टम बनता है ना यहाँ पर पूरा का पूरा, ठीक है। तो यहीं से हम ये सारी स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑर्गेनिज्म में देखेंगे स्टडी फ्रॉम फॉर्म फिजियोलॉजी, ये जो ऑर्गेनिज्म है इसका बिहेवियर कैसे रहता है, उसकी फिजियोलॉजी कैसी होती है, ठीक है। वो कहाँ कहाँ पर रह रहा है, उसके अडेप्टेशन, उसने कैसे अडेप्ट करा है सारी चीजों को, और उसका जो है रिलेशन पढ़ेंगे हम कि उसका एनवायरनमेंट के साथ रिलेशन क्या होता है। पहले जो लेवल नंबर पर, पहले लेवल पर हम यही सारी चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है कि मेरा कहने का मतलब क्या है, ठीक है। तो यही बात है कि हम सबसे पहले जो है ना, जो
ऑर्गेनिज्म है उसका यही देखते हैं कि उसका इंटरेक्शन क्या हो रहा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसके साथ फिजियोलॉजी क्या है, ठीक है, और उसके डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पर वो रह रही है, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए चीता है, चीता कहाँ कहाँ पर रह रहा है, वो चीता इंडिया में भी पाया जाता है, चीता जो है अफ्रीका में पाया जाता है, चीता जो चाइना में पाया जाता है। तो हमने उसका बिहेवियर देख लिया कि हाँ बिहेवियर उसका कैसा है, भाई वो खा जाएगा, खूंखार है, ठीक है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया कि कहाँ कहाँ पर है पाया जा रहा है, वो अफ्रीका में, चाइना में, इंडिया में, ठीक है। और उसकी फिजियोलॉजी क्या है, जस्ट किस किस टेरेन में रह रहा है वो, ठीक है। उसने उस टेरेन को कैसे अडॉप्ट करा है ये भी तो देखेंगे हम। फिर उसका जो है इंटरेक्शन कैसा है एनवायरनमेंट के साथ, क्योंकि देखिए अगर चीता ही नहीं होगा तो एक तरीके से हमारी जो फूड चेन है पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है, और हो रही है। क्योंकि जो चीता वगैरह है हमारे यहाँ पर, शेर वगैरह है, उनकी जो पॉपुलेशन है वो जो कॉन्टिन्यूसली कंसिस्टेंटली डिक्रीज हो रही है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि पॉपुलेशन के बारे में, क्योंकि चीता की एक अपनी पॉपुलेशन होती है, वो सारे के सारे एक जगह पर गुट बनाकर रहते हैं। तो वहां पर हम एक दूसरे का इंटरेक्शन पढ़ते हैं उनके बारे में, ठीक है। उनके बीच की जो रिलेशनशिप वो उनको ध्यान में रखते हैं कि कैसे वो इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। फिर वो दूसरी कम्युनिटी के साथ मिलते हैं तो हम देखते हैं कि भाई साहब उनका स्ट्रक्चर क्या, वो कैसे रह रहे हैं एक कम्युनिटी में, ठीक है, उनके बीच में रिलेशंस कैसे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम कम्युनिटी में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद इकोसिस्टम की बात करें तो हम देखते हैं कि उनका जो रिलेशन है वो हमारे इकोसिस्टम के साथ कैसा है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स की साइक्लिंग वगैरह, क्लाइमेट वगैरह, एनर्जी फ्लो वगैरह, ये सारी चीजें हम इकोसिस्टम में देखते हैं। आप समझ गए नहीं बात है, ठीक है। तो यही सारी चीजें होती हैं। अब देखिए यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म है, इसकी पॉपुलेशन यहाँ पर है। अब ये कम्युनिटी बन गई क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो एनिमल्स हैं वो हमें देखने के लिए मिल गए, ठीक है। फिर ये पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम बन गया, जिसमें ये जिस इकोसिस्टम में जो वेजिटेशन है वो भी आ रहा है, ठीक है, जो अलग एनिमल्स हैं वो भी आ रहे हैं, जो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, सॉरी, लिथोस्फीयर हो गई, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और ये आपका एटमॉस्फेयर, तीनों की तीनों चीजें इंटीग्रेट कर रही हैं। और अदर जो वेजिटेशन टाइप है वो भी आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरे के पूरे बन जाती है इकोसिस्टम। अब बायोस्फीयर अलग है, बायोस्फीयर यानी जहां पर जीव जंतु रह सकते हैं, ठीक है, हम जहां पर सांस वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इकोसिस्टम जो है, इकोसिस्टम वाटर का भी होता है, इकोसिस्टम पानी में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं उनका इकोसिस्टम अलग होता है। जो बिल्कुल मतलब जो डेट्राइटस होते हैं, जिनको एनारोबिक बैक्टीरिया बोलते हैं, उनका इकोसिस्टम अलग होता है, ठीक है। एरोबिक बैक्टीरिया जिसमें हम भी आते हैं एक तरीके से, एरोबिक वाले जहाँ पे जिनको सांस लेने की जरूरत रहती है, वो भी मतलब एक तरीके से आते हैं। तो हम भी हमारा इकोसिस्टम अलग होता है, ठीक है। कुछ जो पोलर बियर होते हैं, पोलर बियर होते हैं, वो अलग इकोसिस्टम में रह रहे होते हैं ठंडे वाले इलाकों में। कैन दे सर्वाइव इन द ह्यूमिड एंड वार्म क्लाइमेट? नहीं, वो जो नमी वाले स्थानों पर और गर्म वाले स्थानों पर ज्यादा नहीं रह पाएंगे। मगर जो मैंने आपको बताया था कि पोलर बियर हाइबरनेशन करते हैं, हाइबरनेट करते हैं, ठीक है। पोलर बियर भी करते हैं, और हमारे जो है जो ट्रॉपिकल एरियाज में रह रहे हैं जो वो होते हैं बियर, वो भी करते हैं, बैर, बैर बोलते हैं। पोलर बेयर जो होते हैं वो कहीं ना कहीं हाइबरनेट करते हैं, क्योंकि वहां पर जो ना ठंड पड़ती है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो जो गर्मी वाले इलाके होते हैं उस समय तो वो खाना वाना खा पी कर अपने फिर 6 महीने के लिए सो जाते हैं। मगर ऐसा नहीं है कि वो मल मूत्र करने के लिए नहीं उठते हैं, वो उठते हैं, और एक तरीके से ब्रीडिंग के लिए भी उठते हैं, ठीक है। फिर मगर जो ट्रॉपिकल एरियाज में जो पोलर बेयर रह रहे, मतलब बेयर रह रहे होते हैं, उनके वो जो है ना ठंड को इतना सह नहीं पाते, तो उनका अंदर इतना हाइबरनेशन नहीं होता, मतलब वो 6 6 महीने के साथ, 2 2 3 3 महीने के लिए लगातार सोते नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्लाइमेट ही एकदम बढ़िया है, मस्त एकदम, तो उनको इतना जरूरत नहीं पड़ता सोने का, ठीक है। समझ में आ गया आपको बात? चलें आगे, चलिए, ठीक है। इसलिए चीजें समझानी होती हैं। अब आप पढ़ लोगे, कोई बात नहीं, पढ़ लीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मगर फिर उसके बाद आपको ये भी तो समझना है ना कि ये सारी चीजें हो कैसे रही हैं, ठीक है। हैबिटाट एंड ऑर्गेनिज्म के बारे में आप पढ़ने वाले हैं। हैबिटाट इज अ फिजिकल एनवायरनमेंट इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव। ऑब्वियस सी बात है, हैबिटाट मतलब वो है जहां पर कोई एक ऑर्गेनिज्म, एक जंतु, एक जीव है, वो वहां पर रहता है, उसको हैबिटाट बोलते हैं। एक हैबिटाट जो है उसमें काफी सारी चीजें इंटीग्रेट हो जाती हैं, ठीक है, जो उस जंतु को, जीव को चाहिए होती हैं। जैसे कि जो एक सिंगल ओशियन हैबिटाट में सपोर्ट व्हेल, एक सिंगल ओशियन, ओशियन में व्हेल भी आ जाती हैं, सी हॉर्स भी आ जाते हैं, फाइटोप्लैंक्टन भी आ जाते हैं, और मैनी अदर काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो आते हैं सी में, मतलब एक तरीके से मरीन लाइफ की हम बात करें। वहीं पर अगर हम लिथोस्फीयर की बात करें, ठीक है, लिथोस्फीयर जैसे हम क्या नाम है जहां पर हम रहते हैं अर्थ की क्रस्ट पर बाहर, पानी से बाहर, तो वहां पर भी काफी सारे आते हैं, हम ह्यूमंस भी हैं, शेर, चीते, बाघ, बिल्ली, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ऐसे ही
ऐसे ही हम जो है ना, जो लिथोस्फीयर पर रह रहे हैं और उसके बाद हम मरीन इकोसिस्टम में जो रह रहे हैं वो सब अलग अलग हैं, ठीक है। मगर क्या ये इंटरेक्ट करते हैं आपस में? इंटरेक्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। हम मरीन स्पीसीज को कहीं ना कहीं उनको हार्वेस्ट करते हैं, उनको फिर जो है ना, जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो खाते हैं उनको, ठीक है। अब जो पेड़ पौधों से क्या हम इंटरेक्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। हम पेड़ पौधों को, साग सब्जी को खाते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो है ना, एक तरीके से इंटरेक्शन होता रहता है। अब ये जो हैबिटेट होता है, ये जो पर्टिकुलर हैबिटेट होता है हमारा, अलग अलग हैबिटेट, ये एक तरीके से हमारा क्या कहलाता है? घर कहलाता है। कि हम भाई अपने इस घर के अलावा कहीं नहीं रह सकते। सो ये सारी चीजें भी यहाँ पर होती हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड ना। ओ, ये नहीं मिटेगा भाई, मिट गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी यहाँ पर होती हैं जो आपको समझनी होंगी। आप अपने घर में ही तो रह सकते हैं, अगर आप कहीं और जाएंगे तो एक तरीके से बेकारी चीजें हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जो फॉरेस्ट हैं, ओशियंस हैं, फॉरेस्ट, ओशियंस, रिवर्स आर द एग्जांपल ऑफ हैबिटाट्स, ठीक है। फीचर्स ऑफ द हैबिtat रिप्रेजेंट इट्स स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, नेमली स्पेस, स्पेस, फूड, वाटर एंड कवर। देखिए, अब एक हैबिtat कब बनता है? इस एक हैबिtat कब बनता है? ऑब्वियसली एक हैबिtat जब बनेगा जब वहां पर कुछ चीजें हमें मिलेंगी। अब आपको एक तो पता होगा कि रिवर्स आर द क्रेडल ऑफ द सिविलाइजेशन, आरसीएल, रिवर्स आर ऑफ द क्रेडल ऑफ द सिविलाइजेशन, ठीक है। रिवर्स को ही कहीं ना कहीं एक तरीके से सिविलाइजेशन का जन्म जाता, जो दाता है, जन्मदाता, वो माना जाता है। क्योंकि रिवर के किनारे जो है ना, एक इंसान अगर रहेगा तो वहां पर उसको शेल्टर भी मिल जाएगा, शेल्टर भी मिल जाएगा, उसको वहां पर फूड भी मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स, और जो फिश वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज मिल जाएगी ना वहां पर, ठीक है। और वहां पर उसको जो है ना, एक तरीके से वाटर भी मिल जाएगा पीने के लिए, क्योंकि पानी के बगैर तो कुछ नहीं है, ठीक है। और उसके बाद वहां पर उसको काफी सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। रह भी सकता है, घूम भी सकता है, फिर भी सकता है। तो ये जो स्पेस है ना, एक तरीके से, जस्ट सेकेंड ना, ये जो स्पेस है वो इस तरीके से ये वाला काम करता है, ठीक है। इस स्पेस में ही हम रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या क्या चीज मिल रही है? सारी चीजें, फूड, वाटर, शेल्टर वगैरह सब मिल रहे हैं, ठीक है। तभी तो एक स्पेस बनता है, ठीक है। यही इस स्पेस को हम क्या बोल सकते हैं? हैबिटाट बोल सकते हैं। एक हैबिटाट में ये सारी चीजें जरूरी हैं, ठीक है। अगर ये सारी चीजें नहीं, अगर खाना नहीं रहेगा, देन हाउ कैन यू सर्वाइव देयर, ठीक है। एक पंछी हो गया, एक पशु हो गया, वो कैसे रह लेगा उस हैबिटाट में जब उसको खाने के लिए ही नहीं मिल रहा है? तो ठीक है। तो एक हैबिटाट में ये सारी चीजें जो ना, एक तरीके से प्रिक्विजिट्स हैं, ठीक है। निच एंड ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं, ठीक है। निच, हर किसी की निच जो अलग होती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, द फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीसीज इन इट्स हैबिtat इज रेफर टू एज निच इन दैट कॉमन हैबिtat। मान लीजिए एक पोलर बियर है, वही वाली बात, पोलर बेयर है। वो पोलर बेयर जो है, तो वो कहाँ पर रह सकता है? अपने वहीं तो काम कर सकता है आसानी से। आपने देखा होगा, जो जो ऐसा बोला जाता है साइंटिस्ट के द्वारा, जो लोग टेम्परेट एरियाज में रहते हैं वो ज्यादा एक्टिव होते हैं देन दी, जो वो लोग ट्रॉपिकल एरियाज में रहते हैं, क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया में गर्मी पड़ती है, उमस, और ये कहीं ना कहीं हमारी एक्टिविटी को जो है ना, एक तरीके से रिस्ट्रिक्ट करती है, ठीक है। हमें एक्टिविटी करने से रिस्ट्रिक्ट करती है। और सर्दियों में हम ज्यादातर काम कर पाते हैं, क्योंकि गर्मी नहीं लगती, हम अच्छे से रह पाते हैं, ठीक है। गर्मी वगैरह नहीं लगती है, काम करते हैं तो और गर्मी लगती है, हमें अच्छा फील होता है, ठीक है। मगर जो ट्रॉपिकल एरियाज वहां पर तो ऑलरेडी गर्मी है ना, तो वहां पर कैसे लोग सर्वाइव कर पाएंगे? तो ये साइंटिस्ट के द्वारा यही बात कही गई थी, और ये प्रूवन है, ठीक है। प्रूवन है, ठीक है। यही बात अगर मैं बोलूं कि पोलर बेयर जो है, जो कहीं ना कहीं पोल्स पे रह रहा है, पोल्स पे यहाँ पर रह रहे हैं, वो ट्रॉपिकल एरिया में, जो गर्म वाले इलाके हैं, वहां पर कैसे आके रह लेंगे? ठीक है। तो यहाँ पर जो काम कर पाएंगे, ये यहाँ पर जो काम कर पाएंगे, क्या वो यहाँ पर कर पाएंगे? तो इनकी जो निच है वो यही है, फंक्शनलिटी यहीं पर हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर नहीं हो सकते, ठीक है। जो ट्रॉपिकल पोलर बेयर है, जो काले वाले भालू होते हैं, वो यहाँ पर ज्यादा एक्टिव रह पाएंगे, यहाँ पर नहीं रह पाएंगे। क्योंकि ज्यादातर हम, आपने देखा होगा कि हम भी होते हैं हमारे इंडिया में, मैं नॉर्थ इंडिया की अगर बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द नॉर्थ इंडिया, तो नॉर्थ इंडिया में ठंड अच्छी खासी पड़ जाती है, ठीक है। स्पेशली अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो, ठीक है। तो दिल्ली, यहाँ पर ठंड अच्छी खासी पड़ जाती है, और हम जो है ना, ठंड में ज्यादातर जो है कॉफी, चाय वगैरह, और अपनी रजाइयों में घुसा रहने की ज्यादा सोचते हैं कि हमें काम का मन नहीं कर रहा, ठंड पड़ रही है बहुत ज्यादा, मैं नहीं निकल रहा बाहर। मगर जो पीपल, जो उनको, उनका एनवायरनमेंट है ठंडा वाला, तो वहां पर वो बहुत ज्यादा एक्टिव रह पाते हैं। अगर गर्मी भी पड़ती है तो यार, गर्मी में भी काम करने का मन नहीं करता है, गर्मी पड़ रही है बहुत ज्यादा, पंखा चलाओ, ये वो वगैरह, हम एक तरीके से सेटल नहीं हो पाते, स्टेबल नहीं हो पाते। हमारे यहाँ पर जो चेंजेस है ना, वो
एविडेंट है, ठीक है। तो वो मतलब एक तरीके से हमारे को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर पाते किसी काम में, एक तरीके से एक काम में नहीं लगा पाते हैं, हमें जो ना अपने आप को बदलना पड़ता रहता है, ठीक है। तो यही एक प्रकार से निच कहलाती है, ठीक है। हैबिटेट ऑफ अ स्पीसीज इज लाइक दैट इट्स एड्रेस, उसका एड्रेस जहां पर वो रहता है। और निच बोल सकते हैं उसको जो वो प्रोफेशन वहां पर काम करता है, जो वो कहीं और नहीं कर सकता, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया है। द टर्म निच मीन्स द टर्म The term niche means the sum of all activities and relationship of a species by which it uses the resources in its habitat for its survival and reproduction. समझ में आ गई आपको बात, जो मैं बात कह रहा हूँ वही चीज है, ठीक है। एक निच की मैं बात करूं, यूनिक होती है, बहुत ही यूनिक होती है। अगर हम एक पर्टिकुलर स्पीसीज के संदर्भ में बात करें तो एक निच जो है बहुत ही ज्यादा यूनिक होती है, सबकी अलग अलग होती है। जहाँ पर दो सेम निच की जो स्पीसीज हैं एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर फिर एक ऑप्शन आ जाएगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो वहां पर सर्वाइव कर पाएगा, फिटेस्ट होगा, उन सारी चीजों को टैकल कर पाएगा, ठीक है। एक दूसरे में लड़ाई भी होगी खाने के लिए, रिसोर्सेज के लिए, तो वही वहां पर सरवाइव कर पाएगा। जैसे कि आज यहाँ पर ह्यूमंस की बात करें अर्थ पर, तो देखिए जो अमीर हैं वो तो गैदर कर पा रहे हैं सारी चीजों को, मगर जो गरीब हैं वो और गरीब हो रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा कि ये जो ना अपने लिए चांद पर घर बना लेंगे, और जो गरीब हैं वो उनके लिए जो है ना यहाँ पर नीचे जो है ना कूड़ा करकट छोड़कर चले जाएंगे, जैसे आप फिल्मों में देखते हो। तो ये सारी चीजें होनी है एक दिन, ठीक है। अब असम की बात करूं, असम में अडानी को 1 रुपए, 1 रुपए पर लीज पे दे दिया। फिर इतना पैसा गवर्नमेंट के पास कहाँ से आ रहा है? खैर, गुस्सा तो बहुत आती है, कुछ नहीं कर सकते हम, ठीक है। क्योंकि अडानी के पास पैसा है, हमारे पास पैसा नहीं। अब हम कहेंगे हमें दे दो, हमें खेती करनी है वहां पर, कोई हमें दे देगा? नहीं देगा यार, नहीं देगा। पता नहीं आसाम वाले लोग क्या कर रहे हैं, उन लोगों को कुछ बोलते ही नहीं है। चलो खैर, कोई बात नहीं यार, क्या कहूँ मैं भी। This is because if two species occupy the same niche, they will compete and with one another until one is displaced। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, ठीक है। Different species of insect may be pests of the same plant, but they coexist as they feed on different part of the same plant। देखिए डिफरेंट इंसेक्ट की स्पीसीज होती हैं, ये प्लांट है पूरा का पूरा, ठीक है। मान लीजिए ग्रास ऊपर है, कोई कीड़ा जो है, कोई कीड़ा टॉप ऑफ द प्लांट रहना चाहता हो, कोई कीड़ा बीच में रहना चाहता हो, जैसे कि ये मोथ हो गया, ठीक है। या फिर कोई कीड़ा जो सरपेंटाइन हो गया, वो पत्तियों पर रहना चाहता हो, या फिर कोई एक ऐसा कीड़ा हो जो रूट में रहना चाहता हो जो प्लांट की है। वहां पर सबकी अलग अलग नेचर है, मगर प्लांट तो एक ही है, एक ही जगह को एग्जिस्ट, मतलब एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये एग्जिस्ट, ठीक है। मगर इनकी जो नीच है ना वो अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पर हम नीच देख सकते हैं आसानी तरीके से, ठीक है। द फॉरेस्ट कैन सपोर्ट लार्ज नंबर ऑफ प्लांट स्पीसीज, दे ऑक्यूपाई डिफरेंट नीचेस। ऑब्वियसली फॉरेस्ट ही तो ऑक्यूपाई करते हैं बहुत सारे नीचेस को। कोई प्लांट, कोई जो पंछी है या फिर कोई जानवर है, वो सबसे ऊपर जाकर रह रहा है। मान लीजिए एक शेर है, एक बहुत बड़ा पेड़ है, ठीक है, पेड़ है, यहाँ पर बंदर रह लेंगे। अब बंदर जो है खाना है किसका? शेर का खाना है, ठीक है। लायन, लायन हो गया, या फिर आपका टाइगर, टाइगर हो गया, ठीक है। तो ये खाना है, इसका खाना कौन है? बंदर है, ये बंदर है, बंदर खाना है, ठीक है। अब ये बंदर जो है खाना है, तो ऑब्वियस सी बात है इस खाने को कैसे पाएंगे, ये कैसे पाएंगे? तभी तो पाएंगे जब ये बंदर नीचे आ जाएगा। तो बंदर तो ऊपर रह रहा है, अब ये टाइगर जो है वो नीचे रह रहे हैं पेड़ के, तो सबके अलग अलग नीचे ना। एक फॉरेस्ट जो है बंदर के लिए भी घर बना रहा है, टाइगर के लिए भी, क्योंकि टाइगर को तो पेड़ के नीचे क्या मिल रहा है? शेल्टर मिल रहा है, खाना भी मिल रहा है, हर चीज मिल रही है, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पर समझनी होगी। ऐसे ही यहाँ पर ये दे रखी है, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सॉरी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज इन द नेचर्स ऑफ एनिमल आर फूड, जो मैंने आपको बताया, शेल्टर और पानी वगैरह, ठीक है। दे आर मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स। ये सारी चीजें जब प्रोवाइड हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली वो एक पर्टिकुलर जानवर हो गया, जीव हो गया, उसका वो नेच बन जाएगा और हैबिटाट बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम अगर अपनी बात करें, ह्यूमंस की बात करें, तो देखिए वो घास भी खाता है, वो फ्रूट भी खाता है, वो काव का दूध भी पीता है, वो क्रैब भी खाता है, वो फिश भी खाता है, वो अंडे भी खाता है, ठीक है। अब ये फॉक्स है, ये मुर्गियों को खाती है, गोट है, ये घास खाती है, ठीक है। एंड्स हैं, ये फ्रूट वगैरह खाती हैं, लॉयन है, वो काऊ को भी खा सकता है, सब जानवरों को खा सकता है, ठीक है। ये ऑयस्टर स्नेल है, ये क्रैब वगैरह को, मतलब
क्या खाता होगा। तो एक तरीके से हम देख सकते हैं सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ठीक है, डिपेंडेंट है। और हम जो है ना एक तरीके से सबकी अलग अलग निच होती हैं, सबकी अलग अलग क्या होती है, निच होती हैं, ठीक है। अब देखिए अडेप्टेशन की बात करते हैं। अडेप्टेशन, अडेप्टेशन से आपको एक ही वर्ड समझ में आ रहा होगा, अडेप्ट करना, ठीक है। अडेप्टेशन इज द अपीयरेंस ऑफ और द बिहेवियर, अपीयरेंस जो जैसा दिखता है उसका बिहेवियर कैसा वहां पर बिहेव करता है, और उसकी स्ट्रक्चर और उसकी मोड ऑफ लाइफ कैसा वो वहां पर रह रहा है एक ऑर्गेनिज्म की, जो उसको वहां पर सरवाइव करने में मदद करती है, ठीक है, मदद करती है, सरवाइव करने में कहीं ना कहीं मदद कर पाती है। तो वो चीज यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अडेप्टेशन कैसे है। मानकर चलिए पोलर बियर, अगर जो है एक ही एग्जांपल दे रहा हूं मैं जो तो आपको आसानी समझ में आए। अगर पोलर बियर, जो पोलर बियर को हम ट्रॉपिकल एरियाज में, ये जो ना टैब है और उस पर जो पेंसिल अच्छे से नहीं चल पाती है, पता नहीं क्यों। मतलब एक तरीके से अगर मैं बात करूँ ना, ये टैब है, ये पेंसिल है, पता नहीं शाओमी की कोई पेंसिल है, ठीक है, शाओमी पैड 7 है ये, ठीक है। तो इस पर पेंसिल चलाता हूँ, राइटिंग अलग ही आती है, मगर मैं जब कॉपी पे लिखता हूँ उस पर राइटिंग अलग आती है, ये समझ में नहीं आता मुझे क्यों, ठीक है। यहाँ पर देखिए ट्रॉपिकल एरियाज में रहता है, ट्रॉपिकल एरिया, अगर पोलर बियर को ट्रॉपिकल एरिया में लेकर आया जाए तो देखिए यहाँ पर वो रह लेगा, मान लीजिए यहाँ पर एक लाइफ अपनी जी लेगा, मगर उसके बच्चे जो होंगे ना वो थोड़ा थोड़ा इस एरिया, इस वाले मौसम को, इस वाले एरिया को अडॉप्ट करना चालू कर देंगे। ये नहीं कर पाएगा पोलर बियर, मगर इसके बच्चे कर पाएंगे। फिर एक बात, ये जो म्यूटेशन आएगा ना, जब ये यहाँ पर अपनी प्रोजेनी को जन्म देगा, अपने जो बच्चों को जन्म देगा, तो उनके अंदर एक कुछ म्यूटेशन आ जाएगा, म्यूटेशन में चेंज आ जाएगा कि वो इस वाले एरिया को अपने हैबिटेट के रूप में एक्सेप्ट कर सकें। कंप्लीटली नहीं, कुछ ना कुछ तो उनमें डिफरेंट होगा, ठीक है, कि वो सफेद देखेंगे, काले देखेंगे, कुछ ना कुछ तो चीजें होंगी। मगर जब एक समय बाद जब वो यहाँ पर इंटरेक्ट करने लग जाएंगे अच्छे तरीके से, और जब उनकी प्रोजनी होगी तो उनमें कुछ ना कुछ कंप्लीटली वो म्यूटेट हो जाएंगे, और वो इसी एरिया को अडॉप्ट कर पाएंगे, इसी एरिया को, ट्रॉपिकल एरियाज को अडॉप्ट कर पाएंगे, उनको पोलर बियर नहीं माना जाएगा फिर, ठीक है। तो एक तरीके से जो प्रोजनी थी, पहले तो इसके एंसेस्टर पोलर एरियाज में रहे, ठीक है, पोलर बियर के, मगर जब ये यहाँ पर ट्रॉपिकल एरिया में आ गया तो इसके जो बच्चे रहेंगे वो ट्रॉपिकल एरियाज में रहेंगे, उनके अंदर कंप्लीटली चेंज आ चुका है। तो हमारे जो जीन्स है ना, हमारे जीन्स में अगर हम कहीं किसी एरिया में रहने लग जाते हैं तो ग्रेजुअल चेंजेस आने लग जाते हैं। मैं जाके अगर कनाडा वाले स्कैंडिनेवियन कंट्री में जाकर रहने लगता हूँ जहां पर 12 महीने ठंडी पड़ती रहती है, तो भाई साहब मुझे तो वहां पर सरवाइव करने में थोड़ा समय लगेगा, मगर जो मेरी जनरेशन आएगी ना, मेरे जो बच्चे होंगे, तो उनको सरवाइव करने में बहुत आसानी पड़ जाएगी, क्योंकि वो वहां पर जन्म लिए होंगे और उनको पता होगा कि ये ही मेरा एक तरीके से स्थान है रहने का। मगर उनको भी वहां पर ठंड लगेगी, क्योंकि उनके अंदर भी कुछ जीन्स ऐसे हैं जो अभी भी मेटेट नहीं कर पाए, मोल्ड नहीं हो पाए हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, ठीक है। मगर उनके बाद जो उनकी जनरेशन आएगी, ठीक है, मान लीजिए मेरा नाम अरुण है, ठीक है, मेरी जो जनरेशन है वो करुण है, उसकी जो जनरेशन है जो है शरून है, ठीक है। ये जनरेशन मेरी जो, मैं तो यहाँ पर अडॉप्ट नहीं कर पाऊंगा ज्यादा, ठीक है, क्योंकि मुझे भी ठंड लगेगी, क्योंकि मुझे जो ना आदत थी अपने जो ट्रॉपिकल एरिया वाले क्लाइमेट की, ठीक है। यहाँ पर मुझे गर्मी लगती थी, अच्छा लगता था, ठीक है, मगर मैं एकदम ठंड में रहने लग जाऊंगा तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, मुझे समय लगेगा। मगर मेरे बाद जो जनरेशन आएगी ना, उसको तो पता है कि मेरा तो जन्म ही यही हुआ है, तो उसको ये चीजें जो है ना अपनी ही लगेंगी, ठीक है, दूसरी नहीं लगेंगी। मगर करुण के बाद जो शरून वाली जनरेशन आएगी ना, उसके अंदर कंप्लीटली म्यूटेशन आ चुका होगा, और उसको ये नहीं पता होगा कि गर्मी क्या होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कब आती हैं, जब हम अपना हैबिटेट चेंज करते हैं, और उसी को हम बोलते हैं अडेप्टेशन, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ गिल्स एंड फिन्स आर एग्जांपल ऑफ अडेप्टेशन इन फिश टू एक्वेटिक हैबिटेट, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ गिल्स एंड फिन्स। फिन्स क्या है, देखिए हमारे हाथ पैर होते हैं, ठीक है, हम समुद्र में जाएंगे, हमारे फिन्स होंगे तैरने के लिए, नहीं, मगर मछली के फिन्स होते हैं, गिल्स, हम सांस ले सकते हैं मछलियां पानी में, हमारे हैं नहीं, तो वो पानी में रहती हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग ढल चुकी हैं। ऐसे ही जो हमारी जनरेशन, मेरी जो जनरेशन आएगी वो ढल चुकी होगी, ठीक है, तो उसको ज्यादा परेशानी नहीं होने वाली है। इसी को अडेप्टेशन बोलते हैं। अडेप्टेशन हैव जेनेटिक बेसिस एंड हैव बीन प्रोड्यूस्ड एंड परफेक्टेड थ्रू इवोल्यूशन। इवोल्यूशन कब होता है, जब जनरेशन टू जनरेशन हम एक ही जगह पर सेटल हो जाते हैं, फिर वहां पर चेंजेस आ जाते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। समझ में आई बात। अब मान कर चलिए एक मगरमच्छ था, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल बोलते हैं इसको, ठीक है, हम मगर बोलेंगे, ठीक है। मगर जो है वो पानी में रहता है, मगर पानी में रहता है, मगर मगर बाहर भी रहता है। अब जब मगर पानी में रहता है तो मगर वो बाहर भी तो रहता है, ठीक है। अब ये जो मगर है, अब ये जो मगर है,
अब ये मगर पानी में रहता है, पानी में तैरने के लिए इसके पास जो है ना अपने हाथ है, हाथों का यूज कर लेता है। क्या मछलियां बाहर रह सकती हैं, पानी में रहती हैं? हाँ बिल्कुल, मछलियां पानी में रह सकती हैं। मगर जो है, मगर पानी में रह भी सकता है और पानी से बाहर भी रह सकता है, क्योंकि पानी के बाहर सांस ले सकता है। ठीक है, तो एक तरीके से ये अपने आप को इवॉल्व कर पाया है। ठीक है, ये भी पहले पानी में ही रहा करता था, मगर ये इवॉल्व कर पाया है। और ये इसलिए आज ये जो है ना कहीं इसके पास ताकत है, एबिलिटी है कि वो पानी से बाहर भी सांस ले सके। अगर मैं पोलर बियर की बात करूं, अब ये पोलर बियर जो है, वहां पर पोलर बियर जाकर डायरेक्टली पोलर बियर में नहीं, शुरुआत में ये भी कहीं ना कहीं एक पैंजिया कॉन्टिनेंट हुआ करता था, सुपर कॉन्टिनेंट एक साथ रहे होंगे। कुछ पोलर बियर जो है वहां पर जो जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जो प्लेट मूवमेंट हुई, तो कुछ जो पोलर बियर थे वो अंटार्कटिक में जाकर बस गए, कुछ पोलर बियर ग्रीनलैंड में जाकर बस गए, कुछ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में। ठीक है, तो वो वहां पर जो है ना अडेप्ट, वो जो एनवायरमेंट था उनके लिए भी नया था, मगर ग्रेजुअली इवोल्यूशन हुआ। और उनके बाल जो फुर जो है वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके से बड़े बड़े हो गए, ताकि वो वहां की जो सर्दी है उसको बेयर कर सके। ठीक है, और ये जो प्रोसेस हुई थी, काफी साल लगे हैं इस चीज को होने में, काफी साल लगे हैं। ठीक है, तो यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ। वी यूजली अडेप्ट टू द एनवायरमेंट, वी यूजली मोल्ड ourselves to the environmental needs, but accordingly only. ठीक है, what is a species? What is a species? A species is defined as a group of similar population. ठीक है, species का मतलब क्या होता है? species का मतलब होता है एक similar population जो कहीं ना कहीं whose member are capable of interbreeding and to produce fertile offspring. Obviously अब इस species है Homo sapiens, सेपियंस। ठीक है, होमोसेपियंस है। अब ये जो है आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। कैन यू मिंगल विद द वुमेन ऑफ द कनाडा कनाडा? ठीक है, आप मान कर चलिए आप लड़के हैं, कैन यू मैरी विद अ वुमन हु इज लिविंग इन कनाडा फॉर सो लॉन्ग? यस यू कैन, बिकॉज हम जो है कनाडा में जो लड़की रह रही है और हम जो यहाँ पर रह रहे हैं, ऑब्वियसली हमारे जो स्पीसीज है वो एक ही होमोसेपियंस है। ठीक है, हम मिंगल कर सकते हैं। अब मान लीजिए जो मान लीजिए कि जो शेर है, जो जो शेर है, मुझे पोलर बियर जो वहां पर रह रहा है, वहां पर रह रहा है पोलर एरिया में, वो जो पोलर बेर नहीं, बेर जो ट्रॉपिकल एरिया में रह रहा है उसके साथ मिंगल कर लेगा, बिल्कुल कर लेगा, स्पीसीज सेम है। मगर वहीं पर क्या टाइगर टाइगर कैन मिंगल विद डॉग? नो, नो, ये नहीं हो सकता है। ये थोड़ा सा अटपट चीज है। तो यही चीज है कि स्पीसीज वो होती है ग्रुप ऑफ सिमिलर पॉपुलेशन ऑर्गेनिज्म, जहां पर उसके मेंबर जो है इंटरब्रीड कर सकते हैं और अपने जो बच्चों को जन्म दे सकते हैं। वेरिएशन हमें देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, वेरिएशन हमें देखने के लिए मिलते हैं, क्यों? क्योंकि देखिए, पोलर बियर एक पोलर एरिया में भी रह रहा है, एक पोलर मतलब एक बियर जो है वो ट्रॉपिकल एरिया में रहता है। हमें वेरिएशन देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, समझ में आपको बात? तो ये चीज आपको यहाँ पर समझनी है। ठीक है, स्पीसीज जनरली कंपोज ऑफ नंबर डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन व्हिच फ्रीली इंटरप्रेट इवन दो दे अपीयर टू बी डिफरेंट, जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया है। Similarly, different shape and sizes of cow, dog, cats, etc. are the example of the variation in which of these species. ठीक है, इन प्लांट्स टॉल एंड शॉर्ट पी प्लांट वेरीज, ऑब्वियसली प्लांट भी छोटे बड़े होते हैं। ठीक है, उनमें भी वेरिएशंस होती हैं। ठीक है, वेरिएशंस आर प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज म्यूटेशन, म्यूटेशन की वजह से ही तो वेरिएशंस आती हैं। ठीक है, competition and natural selection determine as to which variation will succeed and survive. competition and natural selection decide करता है कौन वहां पर जी पाएगा। मान लीजिए एक पोलर बेर है और एक ट्रॉपिकल बेर है, दोनों को हमने कहां पर रख दिया? दोनों को ये पोलर, हाँ ये देखिए, पोलर बेर ये ट्रॉपिकल एरिया में ऑलरेडी है। हम यहाँ पर जो ना जो ट्रॉपिकल बेर है उसको भी ले आए। अब देखिए, यहाँ पर जो पोलर एरिया में कौन सरवाइव कर पाएगा? ऑब्वियस सी बात है, पोलर बेर सरवाइव कर पाएगा, क्योंकि वो जानता है कैसे रहते हैं। ट्रॉपिकल बेर यहाँ पर कुछ दिनों के लिए सरवाइव कर पाएगा, ही विल डाई हियर। ठीक है, द फिटेस्ट ऑफ द सर्वाइवल। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, तो ये चीज, अब पोलर बेर जो है हम इसे ट्रॉपिकल एरिया में ले आए, ट्रॉपिकल एरिया में लिया। अब यहाँ पर ट्रॉपिकल एरिया में ट्रॉपिकल बेर भी है। अब यहाँ पर कौन सर्वाइव कर पाएगा? ऑब्वियसली ये वाला कर पाएगा। पोलर बेर यहाँ पर कुछ समय रहेगा और ये मर जाएगा। ठीक है, मगर यहाँ पर पोलर एरिया में ट्रॉपिकल बेर में से कुछ तो बेर ऐसे रहेंगे जो कहीं ना कहीं सारी चीजों को अडॉप्ट कर लेंगे और वो पोलर बेर जैसे ही बन जाएंगे। कुछ तो रहेंगे ना।
ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर ट्रॉपिकल एरिया में पोलर बेयर जो है, पोलर बेयर में से कुछ तो रहेंगे ना जो ट्रॉपिकल एरिया को अडॉप्ट कर पाएंगे और ऐसे बन जाएंगे। ठीक है, वो कब होगा? चेंजेस की वजह से, ग्रेजुअल चेंजेस आएंगे, उनकी ऑफस्प्रिंग में म्यूटेशंस होगा, उनके जीन्स में म्यूटेशंस होगा। आपने मियोसिस पढ़ा होगा, मियोसिस डिवीजन होता है, एक माइटोटिक होता है, एक मियोसिस होता है। माइटोटिक में आइडेंटिकल सेल्स बनते हैं, मियोसिस में एक डिवीजन होता है, ठीक है, सेल्स का। ठीक है, एक तरीके से क्रोमोसोम का वन टाइम डिवीजन होता है, और उसमें जो ना डिप्लॉइड सेल से 2n से एन बन जाता है, हैप्लॉइड सेल बन जाता है। ये हैप्लॉइड सेल कब 2n बनता है? जब यहाँ पर जो एक तरीके से गैमेट्स में बनता है ये, ठीक है, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स होते हैं, जैसे हम बोलते हैं स्पर्म और ओवम। ठीक है, जब स्पर्म के साथ ओवम बनता है ना, मान लीजिए स्पर्म के साथ जब ओवम मिल जाता है तब ये 2n बनता है, और यहाँ पर एक अलग ही स्पीसीज जन्म लेती है। ठीक है, ये चीज यहाँ पर आपको समझनी होगी। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं। ठीक है, अगर ये इन्वायरमेंट के साथ बायोलॉजी इंटीग्रेटेड है मेरे भाई। ठीक है, बायोलॉजी इंटीग्रेटेड है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल दिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सेम स्पीसीज है वो डॉग्स की, मगर डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ये बुलडॉग हुआ, ये कुछ होगा, ये कुछ होगा, ये कुछ होगा। ठीक है, मुझे नहीं पता कौन कौन सा है। अब इवोल्यूशन भी होता है, इवोल्यूशन के लिए डार्विन का नाम ना है ऐसा तो हो ही नहीं सकता। डार्विन की थ्योरी थी, द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वाज प्रोपाउंडेड बाय एंड पुट फॉरवर्ड बाय द डार्विन। ठीक है, द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, और इसका नाम था चार्ल्स डार्विन। कब दी थी? 1859 में दी थी। ठीक है, और इसके साथ एक और था एल्फ्रेड वेलेस जो इसके साथ एसोसिएटेड था। ठीक है, द थ्योरी हैज बीन एक्सटेंडेड इन द लाइट ऑफ प्रोग्रेस इन जेनेटिक्स एंड इज नोन एज न्यू डार्विनिज्म। ठीक है, जब थ्योरी को प्रोग्रेस करा गया और ज्यादा उसमें चेंजेस लेकर आए गए, उसमें और ज्यादा चीज ऐड करी गई, तो उसको न्यू डार्विनिज्म बोल देते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म टेंड टू प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग दैट कैन सपोर्टेड बाय द एनवायरनमेंट, जो मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, म्यूटेशन कॉजेस न्यू जीन्स, म्यूटेशन से न्यू जीन्स बनते हैं, और ये कब होता है? जब हमारे यहाँ पर जब मियोसिस होता है। आप मान के चलिए मैं ट्रॉपिकल एरिया में रहता हूँ और मैं पोलर एरिया में जाकर रहने लग जाऊं, तो मेरे जीन्स में कुछ ना कुछ तो बदलाव आएगा ही आएगा। और वो बदलाव कब ट्रांसफर होगा? जब मैं वहां पर जाऊंगा और शादी करूंगा किसी से, उसके बाद मेरे जो बच्चे होंगे वहां पर उनमें बदलाव आएगा। वो जीन्स का जो बदलाव है ना, उसमें डायरेक्टली मेरे बच्चों में देखने के लिए मिल जाएगा। फर्दर इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन, मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूसेस न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, जो मैंने आपको बताया इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस। ठीक है, अगर आपने थोड़ी बहुत बायोलॉजी पढ़ी है। ठीक है, अब जो वेरिएशंस होते हैं वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं होते हैं। आइडेंटिकल कब होते हैं? जैसे कि आपको मान लीजिए चोट वगैरह लगे, तो वहां पर जो सेल डिवीजन होती है, जो मियोटिक डिवीजन बोलते हैं हमको, जिसमें भी काफी सारे फेज होते हैं, एनाफेज, टीलोफेज, मेसोफेज और प्रोफेज वगैरह। ठीक है, तो ये सारे प्रोफेज पहला जाता है। ठीक है, एक evolutionary force which Darwin termed as natural selection, select among the variation genes that help organisms to adapt to its environment। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन। मान लीजिए मैं तो वहां पर पोलर एरिया में सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, मगर मेरी आने वाली जनरेशन तो सर्वाइव कर पाएगी। वो उस एरिया को अडॉप्ट कर लेगी, और वो जो नेचर है ना वहां का, वो उसको अडॉप्ट कर लेगा, उसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, क्योंकि उसने उसके अलावा कोई जगह नहीं देखी, मगर मैंने तो पोलर गर्मी भी देखी है और वहां पर जाकर ठंड भी देखी है। ठंड में मैं कैसे सर्वाइव कर लूंगा? गर्मी तो मुझे चाहिए कि ना। मगर वो जो बच्चे होंगे जो मेरे होंगे, उनको तो डायरेक्ट ठंडी मिल रही है ना, तो वो तो वहां सर्वाइव कर जाएंगे, तो वो होगा नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, ये चीज होती है। दोज ऑफस्प्रिंग व्हिच आर सूटेड टू देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट हैव बेटर चांस ऑफ सर्वाइविंग, रीचिंग रिप्रोडक्टिव एज एंड पासिंग ऑन सूटेबल एडेप्टेशन टू देयर प्रोजेनी। ठीक है, प्रोजेनी मतलब बच्चे, चाइल्ड। ठीक है, ऑफस्प्रिंग जिसे हम बोलते हैं। ये समझ में आपको बात, ये पढ़ोगे ना आप समझ में आ जाए, मैं सारी चीज बताता चल रहा हूँ। ठीक है, एवोल्यूशन डज रिजल्ट इन एडेप्टेशन डाइवर्सिटी ऑफ द स्पीसीज। ठीक है, मान लीजिए ये दो रैबिट्स हैं। ठीक है, इन्होंने अपने बच्चों को जन्म दिया। ठीक है, ये दो रैबिट्स हैं, ये वहां चले गए पोलर एरिया में, वहां पर अपने बच्चों को जन्म दिया। यहाँ पर कुछ बच्चे तो ऐसे थे जो कहीं ना कहीं वीक थे, कुछ जिनकी जो खाल थी, टिश्यू वगैरह वो थिनर थे, वो एक्सपोज हुए एनवायरनमेंट को, ठंड को, वो मर गए। ठीक है, वीक थे वो मर गए। रैबिट जिनमें कंपटीशन हुआ सरवाइव करने के लिए, वो मर गए। ठीक है, कुछ प्रे बन गए प्रेडेटर के। ठीक है, मतलब एक तरीके से खाना बन गए बड़े बड़े जीव जंतुओं के, वो मर गए। अब कुछ बचे वो सरवाइव कर गए और वो वहां पर जी गए। अब उनकी जो प्रोजनी होगी, आगे जो आने वाली जनरेशन होगी, वो वहां पर अच्छे तरीके से सरवाइव कर पाएगी। ठीक है, स्पीसीज फॉर्मेशन एंड स्पेसिएशन। ठीक है, अब स्पेसिएशन, दो प्रकार के स्पीसीज सर्वाइविंग, द नंबर ऑफ स्पीसीज सर्वाइविंग इन द वर्ल्ड इज आउटकम ऑफ द टू प्रोसेस। दो प्रोसेस हैं, एक तो स्पेसिएशन और एक्सटेंशन। स्पेसिएशन क्या होता है? जिससे कि जो न्यू स्पीसीज हैं वो फॉर्म होती हैं एवोल्यूशन के माध्यम से। ठीक है,
एवोल्यूशन के माध्यम से। अब एक्सटेंशन क्या होता है, कुछ एक्सटेंट हो जाती हैं जैसे कि टाइगर्स है और लायंस है, वो आज के समय एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, ठीक है। द मोस्ट कॉमन वे अ पॉपुलेशन अंडरगोज स्पेसिएशन इज बाय ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। मोस्ट कॉमन वे है, मान लीजिए एक रैबिट है, यहाँ पर बीच में एक नदी है, नहीं, एक रैबिट है प्लस दो रैबिट है। अब इन दोनों ने बच्चे पैदा करे, इनके चार बच्चे हुए, तीन नहीं चार हुए, चार बच्चे हुए। आर 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 वन, ठीक है। अब आगे चलकर जो ना ये जानते हैं एक दूसरे को, हाँ हाँ हमारे मम्मी पापा कौन है, आर आर है, ठीक है, आर आर है। अब आगे चलकर ये जो ना एक एरिया में रह रहे हैं, इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में रह रहे हैं। यहाँ पर क्या है, आर 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 और आर वन इस एरिया में रह रहे हैं। अब ये एरिया आगे चलकर जो है ना डिवाइड हो जाता है, यहाँ पर बीच में खाई बन जाती है, तो आर वन आर वन और आर वन डिवाइड हो गए। अब देखिए यहाँ पर चीज समझने वाली है, यहाँ पर चीज समझने वाली है, ये जो बैरियर क्रिएट हुआ है ना, अब इन दोनों में वेरिएशंस ला के दे देगा। मान लीजिए ये वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट है हमारे इंडिया में जो एक पर्वत श्रृंखला पड़ती है वो है, ठीक है। वेस्टर्न घाट है, यहाँ पर तो काफी तगड़ी बारिश होती है, तो ये जो ना उस चीज को अडेप्ट कर पाएंगे, ठीक है। पहले भी यहाँ पर बारिश पड़ रही थी तगड़ी वाली, तो यहाँ पर भी बारिश हो रही है। अब यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है इतनी ज्यादा, यहाँ पर ये बैरियर लग गया और ये यहाँ पर ट्रैवल भी नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से इनमें अलग तरीके के अडेप्टेशन हो जाएंगे, इनकी वेशभूषा बदल जाएगी, ये अलग अलग, इनका रंग भी बदल जाएगा। तो जब ये इनका रंग बदल जाएगा तो आपस में जब इनके बच्चे होंगे ना, तो वो भी डिफरेंट होंगे, इनके भी डिफरेंट होंगे, ठीक है। अब जब मैं इस बैरियर को रिमूव कर देता हूँ, इनको दोबारा से मिला दूंगा, तो ये सब मिंगल हो जाएंगे और अलग अलग स्पीसीज बन जाएंगे। एक स्पीसीज में अलग अलग वेरिएशन हमें देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ऐसा ही हर जगह पर होता है, हमारी स्पेसिएशन हमारे ज्योग्राफिकल एरिया की वजह से डिसाइड होती है, ठीक है। हम रह तो एक ही स्पीसीज ह्यूमंस, ठीक है, मगर आपने देखा होगा सऊदी अरेबिया में अलग लोग रह रहे हैं, वहाँ की वेशभूषा अलग है। चाइनीज के लोगों को देखोगे आप तो उनकी आंखें छोटी रहती हैं। इवन हमारी कंट्री में भी काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनकी बड़ी बड़ी आंखें रहती हैं, नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में काफी लोग ऐसे भी जिनकी छोटी छोटी आंखें होती हैं। तो ये वेरिएशन हमें देखने के लिए मिल जाती हैं, ज्योग्राफिकल एरिया डिसाइड करता है ये सारी चीजें, ठीक है, ठीक है। समझ में आपको बात आ गई? मगर यहाँ पर एक और चीज है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए ये रैबिट वन था, ये रैबिट वन था, इसके यहाँ पर दोनों के दोनों की क्या नाम है, क्या बोल सकते हैं, मेल और फीमेल हुआ करते थे, मेल और फीमेल हुआ करते दोनों, ठीक है। मगर जब बैरियर क्रिएट हुआ तो इसने अडॉप्ट कर लिया कि यहाँ पर जो है होमोसेक्सुअलिटी आ गई, ठीक है। यानी मेल ऑर्गन और फीमेल, यानी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने लगा यहाँ पर। और यहाँ पर जो है ना मेल और फीमेल की जरूरत पड़ने लगी अभी भी, और यहाँ पर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने लगा दूसरी जगह पर, इस जगह पर, रिपीट, इस जगह पर, ठीक है। तो ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो यहाँ तो हो जाएगा, मगर ये जब दोबारा मिलेंगे ना, दोबारा मिलेंगे, अगर मैं इस बैरियर को रिमूव कर देता हूँ, इस वाले बैरियर को रिमूव कर देता हूँ, फिर यहाँ पर आर वन आ जाएगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो ये दोनों आपस में इंटरब्रेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये एवोल्यूशन की वजह से ही होता है, और यही चीज आपको यहाँ पर समझाई गई है, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे थोड़ा सा, ठीक है। ये छोटा सा टॉपिक है तो बस, ठीक है। क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाती है, क्यों? क्योंकि मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि बगैर समझाए काम भी तो नहीं चलने वाला ना आपका। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में कर, हाँ ये आप पढ़ सकते हैं, यही समझा रखा है पीछे। क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये है कई बाब स्क्विरल, ये ग्रे स्क्विरल है, ये कई बाब, ये ग्रे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ग्रैंड कैनियन ऑफ अमेरिका। अब देखिए मैं समझा ही देता हूँ, ठीक है। ये भी देखिए,
लार्ज इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन, वन ए पॉपुलेशन ए स्पीसीज ए हो गई। अब यहाँ पर एक बैरियर क्रिएट हो गया है, यहाँ पर जो स्पीसीज है वो पॉपुलेशन सब पॉपुलेशन बी में और सब पॉपुलेशन सी में बट गई। अब यहाँ पर जो है लार्ज म्यूटेशन हुआ, यहाँ पर म्यूटेशन हुआ तो यहाँ के जीन्स में बदलाव है, तो ये अलग अलग पॉपुलेशन अलग बन गई एक तरीके के। स्मॉल यहाँ पर म्यूटेंट हुआ तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन थी ये जो सिमिलर साइज हुआ करते थे बड़ा, अब ये छोटी सी होने लगी, म्यूटेशन हो गया, स्मॉलर स्मॉल म्यूटेंट हुआ। अब नेचुरल सिलेक्शन, सबने अपने अपने एनवायरमेंट को धारण कर लिया, जो जो बटे थे, ठीक है, ये यहाँ पर रह रहे थे, ये यहाँ पर रहे थे, सबके अलग अलग हो गए। अब ये जो आगे चलकर ऑफस्प्रिंग पैदा हुई हैं तो उनके और ऐसे ही होने लगे, जिसके लार्ज म्यूटेंट हुआ तो लार्ज ही होने लगे, ठीक है। अब यहाँ पर छोटे ही होने लगे, फिर आगे चलकर और ज्यादा जब इन्होंने अपनी ऑफस्प्रिंग पैदा करी आगे चलकर, तो यहाँ पर एक स्पीसीज अलग बन गई, एक स्पीसीज अलग बन गई। तो ये जो स्पीसीज आपस में जब बैरियर रिमूव करते हैं और आपस में मिंगल करेंगे तो ये आपस में मिंगल नहीं कर सकते, रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती हैं, ठीक है। ये चीज लिख रखा है। Ecological isolation occurs by difference in temperature, humidity, pH in the environment of the two population. Reproductive isolation caused by interference of in interbreeding between the member of different population of a species. ठीक है, when population of a species are unable to interbreed due to reproductive barrier. ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। Reproductive isolation may occur due to, क्यों होता है? When two different populations become sexually receptive at different times of the year. For example, a population of frog that breeds in May, ठीक है, is effectively isolated. Effectively इसको isolate कर दिया गया, और वो जो जब isolate कर दिया गया, ये यहाँ पर आइसोलेट हुई, तो ये जो ब्रीड थी ये पहले मई में करते थे रिप्रोडक्शन, ठीक है, मई में रिप्रोडक्शन करते थे। अब इसका जो है जनवरी में हो गया और इसका जो है दिसंबर में हो गया, दिसंबर नहीं मार्च में हो गया। अब ये अलग अलग रिप्रोडक्टिव इनकी जो है साइकिल अलग अलग हो गया, तो अलग अलग हो गया तो ये आपस में इंटरब्रीड कैसे कर पाएंगे फिर, तो यही चीज यहाँ पर बता रखी है, ठीक है। समझे, मेंबर ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस आर नॉट अट्रैक्टेड बाय courtship बिहेवियर टुवर्ड्स वन अनदर, ठीक है। Pollination mechanism fails between flowers of two population. Cross fertilization prevented as sex organs of different population species do not match. ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। और म्यूटेशन जो है वो रैंडमली अकर होता है अलग अलग स्पीसीज में, क्यों? क्योंकि वो उसके नेचुरल एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, नेचुरल एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इन अदर वर्ड सिंस टू एनवायरनमेंट आर आइडेंटिकल, नेचुरल सिलेक्शन प्रेशर दैट अकर ऑन each separate subpopulation are different depending on local conditions such as climate, disease, predator। तो ये भी नेचुरल सिलेक्शन में ही आते हैं, वहाँ के जो प्रेडेक्टर कैसे हैं, क्लाइमेट कैसा है, डिजीज वहां पर क्या चल रही है, तो वो उसके साथ रहना सीख लेते हैं। अब कहीं पर तो ये सारी चीजें है नहीं, डिजीज वगैरह है नहीं, वहां पर प्रेडेटर भी नहीं है, ठीक है, मगर दूसरी जगह पर है, ठीक है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट कर पाएंगे ना, ढाल पाएंगे। तो एक तरीके से नेचुरल सिलेक्शन भी ये सारी चीजों में अफेक्ट करता है, और उसी की वजह से हमें म्यूटेशंस देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। विद द पासेज ऑफ टाइम्स ऑफ पॉपुलेशन बिकम मोर एंड मोर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। जो पॉपुलेशन पहले एक हुआ करती थी, यहाँ पर वो टाइम के साथ इन द कोर्स ऑफ टाइम ये अलग अलग हो गई है, ठीक है। After a long period of time, the subpopulation become very different and get isolated reproductively. They no longer interbreed. Later, even when the barrier is removed, subpopulation is unable to interbreed. Thus, subsequently, subpopulation become two different species. ये वो दो different species बन जाती हैं, और वो एग्जाम्पल यहाँ पर काइबाब स्क्विरल और ग्रे स्क्विरल का है। ये आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते, मगर पहले ये एक ही ब्रीड हुआ करती थी, ठीक है। समझ में आपको बात? चलें आगे, चलिए, ठीक है। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? एक्सटेंशन, जो अब स्पीसीज नो लॉन्गर एग्जिस्ट करती है, इट मींस डाइंग आउट ऑफ वैरायटी ऑफ अ स्पीसीज, ठीक है, ऑफ अ स्पीसीज। द प्राइमरी रीजन फॉर द एक्सटेंशन इज एनवायरमेंटल चेंज। बायोलॉजिकल कंपटीशन हो सकता है, आपस में दोनों में कंपटीशन रहा हो, रिसोर्स खत्म हो गए हो, ठीक है। एक्सटिंक्शन अकर्स व्हेन स्पीसीज कैन नॉट इवॉल्व फास्ट, जब इवॉल्व नहीं पाते, जैसे कि अब एनवायरमेंटल चेंज हो रहे हैं, जो अपने आप को ढाल पाते हैं वो ठीक है, दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत है, जो ढाल पाते हैं ठीक है, जो नहीं ढाल पाते वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वो मर जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। एक्सटिंक्शन में टेक प्लेस ड्यू टू कैटास्ट्रोफिक नेचुरल फिनोमिना सच एज सुनामी, वोल्केनो, ये भी कहीं ना कहीं पॉसिबल रीजन हो सकते हैं, ठीक है। रिसेंट टाइम में ह्यूमन एक्टिविटीज ने काफी सारी जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन करे हैं, उस वजह से भी जो काफी सारे जो जीव जंतु हैं उनके जो हैबिटाट हैं वो लॉस्ट हुए हैं, और उस वजह से भी वो कहीं ना कहीं अपनी जो एक एक्सटिंक्शन की तादाद पर
ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन वो पहुंच चुकी हैं काफी सारी स्पीसीज। ठीक है, अब पॉपुलेशन क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन को क्या बोलते हैं, अब हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ फ्रीली इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स ऑफ अ सेम स्पीसीज प्रेजेंट इन अ स्पेसिफिक एरिया एट अ गिवन टाइम। ठीक है, होमोसेपियंस जो मैंने आपको बताया, होमोसेपियंस की एक अलग पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन हैज अ ट्रीट ऑफ इट्स ओन व्हिच आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर्मिंग द पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन की अपनी एक ट्रेट होती है। ठीक है, क्योंकि देखिए एक इंडिविजुअल होता है, अगर वो मर जाता है मगर पॉपुलेशन तो कंटिन्यू चलती है ना, इट में चेंज इन साइज डिपेंडिंग ऑन द बर्थ एंड डेथ रेट। ठीक है, एन इंडिविजुअल इधर अ फीमेल और मेल, यंग, ओल्ड, पॉपुलेशन सेक्स रेस ऑन स्ट्रक्चर व्हिच मींस द रेस ऑफ मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन एंड द वेरियस एज ग्रुप इनटू व्हिच पॉपुलेशन में बी डिवाइडेड। ठीक है, तो पॉपुलेशन की कुछ अपनी ट्रेट होती हैं। ठीक है, और वो डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं जो उस पॉपुलेशन को फॉर्म करते हैं, क्योंकि मेल हो सकती है, फीमेल हो सकती है, बूढ़ा जवान ये भी हो सकते हैं ना। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कुछ पॉपुलेशन के, वो क्या है, जो किन पैरामीटर्स पर वो डिपेंड करते हैं। पहली चीज डेंसिटी, दूसरी नेटेलिटी बर्थ रेट, दूसरी डेथ रेट, तीसरी डिस्पर्सल कहाँ कहाँ रह रही है, चौथी बायोटिक पोटेंशियल, उस रीजन का बायोटिक पोटेंशियल क्या है, एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिस्पर्शन क्या है, और ग्रोथ क्या है। ठीक है, इन सारी चीजों पर डिपेंड करती है। अब इन सारी चीजों के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। डेंसिटी का तो आप जानते हैं, डेंसिटी कितनी पॉपुलेशन है। ठीक है, कितनी पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर एरिया में, उसको हम डेंसिटी बोल देते हैं, क्या इसकी यहाँ पर इतनी डेंसिटी है पॉपुलेशन की। ठीक है, अब नेटिलिटी की बात करें तो नेटिलिटी का मतलब होता है कि बर्थ रेट क्या है। ठीक है, बर्थ रेट क्या है कि यहाँ पर कितने लोग जन्म ले रहे हैं। ठीक है, the rate at which the new individuals are born and added to the population under given environment condition is called natality। अब देखिए बर्थ, हैचिंग, जर्मिनेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये आप मुझे बताइए। ठीक है, मुझे पता है, ये कुछ तो काम मिल जाना चाहिए ना आपको, तो यही चीजें आपको बतानी है नेटेलिटी में क्या होता है। इन केस ह्यूमंस नेटेलिटी बर्थ रेट इज यूजुअली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ बर्थ पर थाउजेंड, कि कितने हजार लोगों पर कितनी बर्थ हो रही है। ठीक है, उस समय पता चलता है कि बर्थ रेशो क्या है। मोर्टेलिटी भी यही है कि डेथ कितनी हो रही है, कितने हजार लोगों पर कितने लोग मर रहे हैं, तो उसको मोर्टेलिटी रेट बोल देते हैं। डिस्पोजल मूवमेंट क्या हो रहा है, देखिए एमिग्रेशन होता है। ठीक है, और एमिग्रेशन, इमिग्रेशन और माइग्रेशन होता है। ठीक है, माइग्रेशन होता है। माइग्रेशन का मतलब एक एरिया, जैसे कि रूरल वाले लोग शहरों में आ जाते हैं काम देखने के लिए, तो वो था माइग्रेशन। ठीक है, माइग्रेट कर जाते हैं, रहने लग जाते हैं। इमिग्रेशन होता, एमिग्रेशन होता है जब यहाँ से लोग किसी दूसरी कंट्री में जाकर रहने लगते हैं परमानेंटली। इमिग्रेशन दूसरा पर्सपेक्टिव होता है, जो वहां की कंट्री के लोग हैं वो ये सोच, वो उनका ये मानना होता है कि ये इमिग्रेंट हुए हैं, ये इमिग्रेंट है और ये हमारी कंट्री में आकर रह रहे हैं, तो वो इमिग्रेशन होता है। हमारी तरफ से इमिग्रेशन, उनकी तरफ से इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, इमिग्रेशन, माइग्रेशन। ठीक है, तो ये चीज होती है। ठीक है, चलें आगे। तो ये भी तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन को बढ़ाती हैं, कम करती हैं किसी एरिया की। ठीक है, एज डिस्ट्रीब्यूशन, कितने का देखिए, एज एज के हिसाब से हम पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं ना, जैसे कि प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जो बच्चे होते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जो कहीं ना कहीं एडोलसेंट्स और किशोर अवस्था में जो होते हैं, जैसे कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो बूढ़े होते हैं, जो बच्चे पैदा नहीं कर पाते, मतलब उनकी चाइल्ड बेयरिंग एज जो है वो खत्म हो चुकी होती है। ठीक है, तो ये इस एज में भी तो डिस्ट्रीब्यूशन होता है पॉपुलेशन का। सेक्स रेशो की अगर मैं बात करूं तो देखिए, मेल होता है और फीमेल होता है, तो इसी प्रकार से तो होता है सेक्स रेशो कि कितने हजार लोगों पर कितनी फीमेल्स हैं। ठीक है, तो उससे हम पता करते हैं सेक्स रेशो। ठीक है, अब देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ, द ग्रोथ, स्टेबिलिटी और डिक्लाइन इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पॉपुलेशन इन्फ्लुएंसेस बाय इट्स ओन रिलेशन विद द एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट से मैंने आपको बताया था कि पॉपुलेशन किसी एरिया की घट सकती है, जनसंख्या घट सकती है, किसी स्पीसीज की खत्म हो सकती है, सुनामी, अर्थक्वेक वगैरह, या फिर वहां पर डिजीज कंट्रोल जैसे कि डिस्पेंसरीज वगैरह, हॉस्पिटल वगैरह है या नहीं है, वहां का एनवायरनमेंट कैसा है, वो उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर पा रहे हैं या नहीं, तो ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं। ठीक है, डेंसिटी डिपेंड ऑन द डिपेंडेंट पॉपुलेशन ग्रोथ। अब फॉरेस्ट फायर रिड्यूस कर सकती है, फ्लड, रेन, ड्रॉट वगैरह, ये सारी चीजें भी तो रिड्यूस कर सकती हैं। तो ये सारी चीजें भी होती हैं। अब देखिए पहले क्या होता, हमारी जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, उस समय पर हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं थी, मगर ग्रेजुअली हमने प्रोग्रेस करा और धीरे धीरे हमारे यहाँ पर हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज वगैरह स्टैब्लिश होने लगे, तो उसके बाद से हमने देखा कि कहीं ना कहीं पॉपुलेशन की जो रेट है वो बढ़ने लगा है। ठीक है, ये बात समझ में आपको, बात चले आगे। सच अ टाइप ऑफ ग्रोथ में बी एग्जिबिटेड एज इंसेक्ट पॉपुलेशन। ठीक है, डेंसिटी, हाँ ये वाली चीज देखिए आपको समझिए, this type of
जे टाइप ऑफ कर्व जो होता है, जे टाइप ऑफ कर्व, जिसमें पॉपुलेशन एकदम इंक्रीज होती है। आपने देखा होगा मानसून के बाद काफी सारे छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, मगर जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम बीतता है खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो मानसून के बाद जो कीड़े होते हैं इनमें एकदम ही एक्सप्लोजन होता है, ये एक्सप्लोजन होता है, ये होता है जे टाइप कर्व, जिसमें पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन होता है, ब्लास्ट होता है, ठीक है। ये जे टाइप है और ये एस टाइप है, ठीक है। एस टाइप में क्या होता है कि एक बार तो पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन होता है, मगर उसके बाद जो पॉपुलेशन है ना घटती रहती है, बढ़ती रहती है, घटती रहती है, बढ़ती रहती है, घटती रहती है, बढ़ती रहती है, ठीक है। ये एस टाइप कर्व होता है। यहाँ पर बढ़ रही है, जितनी बढ़ रही है उतनी मर रहे हैं, जितनी बढ़ रही है उतनी मर रहे हैं। तो एक तरीके से स्टेबल पॉपुलेशन हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। हाँ, तो बस यही था, यहीं तक मैं आपको आज कवर करा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में मैं इतना ही रखूंगा, ठीक है। नाउ इट्स योर टर्न, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक भी कीजिए, ठीक है। और कमेंट एक्स वाई जेड जो भी आपके मन में कर दीजिए, आपकी क्वेश्चन है तो वो कर दीजिए, मगर कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। ये कहीं ना कहीं वीडियो को रीच देती है चीजें, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं मेरी थोड़ी सी हेल्प करना, देन यू कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट, ज्वाइन द चैनल। कैसे लिखते हैं ज्वाइन, JOIN, ज्वाइन द चैनल, आप ज्वाइन कर सकते हैं, छोटा सा अमाउंट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ सिग्निफिकेंटली कहीं ना कहीं मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं चैनल। तो चलिए इस वीडियो में इस वीडियो में इतना ही, आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में, एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद।